गुड मॉर्निंग बच्चों, विधान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्यों? मैंने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर यूट्यूब पे डाला हूँ। इन सभी को मिलाकर 1000 से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी आप लोगों से नाराजगी भी है क्योंकि आप लोग वीडियोज तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर मैं एक डाटा बतलाऊं तो जो 53% ऐसे लोग हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियोज देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और 47% ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब करके वीडियो देखा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप लोग जब वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जो बच्चे नीट के एग्जाम देने वाले हैं उनको। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने थर्ड चैप्टर तक देख लिया था 11th क्लास का। अब हम देखते हैं फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर क्या है? एनिमल किंगडम। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। ठीक, तो अगर हम फोर्थ चैप्टर में बात करें कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हमें नॉन कोडेड पढ़ना है, कोडेड पढ़ना है। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो पढ़ना है लेकिन हमें नॉन कोडेड और कोडेड भी पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो ये दोनों को मिला के क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉन कोडेड और कोडेड के बारे में पढ़ना है। तो जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जो भी पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मैं आपको बोला कि एस्केलमेंथिस टू कोडेटा। ठीक है, तो आप लोग को ये दिमाग में होनी चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में, कि एस्केलमेंथिस से कोडेटा के बीच में कौन कौन से फाइलम आते हैं। ठीक है, तो आगे हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फाइलम आते हैं। उसके बाद जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, जब हम एग्जाम्पल्स हमें याद करने का रहेगा तो तुरंत हमारे माइंड में क्लिक कर जाएगा वो एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइलम, अगर मैं बोला एस्केलमेंथिस टू कोडेटा, ठीक है, तो आप समझ रहे हो, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ठीक है, तो हम जिस तरह एनसीईआरटी अरेंज किया है, मैंने भी उसी टाइप से अरेंज किया हूं। पहला पोडीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा टिनोफोरा, चौथा प्लेटिहेलमिन्थिस, पांचवा एस्केलमेंथिस, छठा एनिलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो इसी टाइप से वो अरेंज किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? क्योंकि बेटा इसका 2-3 कारण है। सबसे पहले तो ओल्ड टू न्यू। ठीक है, ओल्ड टू न्यू। ठीक है, ओल्ड टू न्यू। ठीक है, सबसे पुराना पोडीफेरा है और सबसे नया कोडेटा है। अगर हम सेकंड बात करें तो ओल्ड टू एडवांस, ओल्ड टू एडवांस मतलब पोडीफेरा सबसे ओल्ड है, सबसे एडवांस है कोडेटा। कोडेटा में हम लोग आते हैं और हमारी बॉडी तो अपने आप में एक एडवांस स्ट्रक्चर है। अगर हम और बात करें तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अगर हम और बात करें तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब पोडीफेरा सिंपल एक स्ट्रक्चर शो करता है लेकिन कोडेटा हम लोग में एक, हमारी बॉडी की अगर बात करें तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी जिस तरह अरेंज किया, मैंने भी उसी तरह अरेंज किया हूं, ओल्ड टू न्यू के तर्ज पे, ओल्ड टू एडवांस के तर्ज पे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के तर्ज पे। ठीक है, तो ये पूरा हुआ। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ने को मिलता है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने को मिलता है। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है। क्या वो सेलुलर लेवल की बनी है, क्या वो टिश्यू लेवल की बनी है, क्या वो ऑर्गन लेवल की बनी है, क्या वो ऑर्गन सिस्टम लेवल की बनी है। ठीक है,
अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो इसमें जो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल की बनी होती है। मतलब सेल की बनी होने का मतलब है कि जो बॉडी बनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल की बनी होती है, ठीक है। तो अगर हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो चूंकि ये सेलुलर लेवल की इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इसका एग्जांपल स्पॉन्ज आ जाते हैं, ठीक है। पोरीफेरा इसमें एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। पोरीफेरा इसमें एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। तो जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। और अगर हम उसका एग्जांपल की बात करें तो स्पॉन्ज आ जाते हैं, मतलब पोरीफेरा आ जाते हैं, ठीक है। पोरीफेरा क्यों आते हैं? अभी हम लोगों ने बात किया था कि सबसे ओल्ड टू न्यू, ठीक है, सबसे सिंपल टू सबसे कॉम्प्लेक्स। तो चूंकि ये सेलुलर लेवल पे है और चूंकि पोरीफेरा सबसे ओल्ड है, चूंकि पोरीफेरा सबसे सिंपल में, तो इसका ये एग्जांपल आ जाता है। अब उस सेलुलर लेवल पे आप ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देख पाओगे ना। अब हम लोग कोडेटा में आते हैं तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सेलुलर लेवल पे होते हैं उसकी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो स्पॉन्ज, सारे स्पॉन्ज आ जाते हैं, मतलब पोरीफेरा आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं टिश्यू लेवल। अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो ऑफकोर्स इसमें जो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टिश्यू लेवल की होती है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, इसका अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें सेलेंट्रेटा आ जाएगा, इसमें सेलेंट्रेटा आ जाएगा और इसमें टिनोफोरा आ जाएगा। इसमें अगर सेलेंट्रेटा आ जाएगा और टिनोफोरा आ जाएगा। सेलेंट्रेटा के एक और कौन से नाम से जानते हैं? निडेरिया, ठीक है, निडेरिया, ठीक है। तो ये हुआ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब जो इसमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का मिलेगा हमें, इसमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम आगे आते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें जो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ऑर्गन लेवल तक जा चुकी होगी। मतलब यहां पे ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही है, समझ रहे हो, यहां पे ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो प्लेटिहेलमिन्थस, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो प्लेटिहेलमिन्थस, मतलब इसमें जो प्लेटिहेलमिन्थस है इसमें ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इसमें। अगर हम सिस्टम लेवल की बात करें तो किसमें देखने को मिलता है? आपको इसमें सिस्टम लेवल मींस तो आप समझ सकते हो कि इसमें सिस्टम प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो इसका अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें इसका जो एग्जांपल्स एस्केलमेंथिस से लेकर कोडेटा तक आ जाएगा, हम लोग तक आ जाएगा। मतलब इसका एग्जांपल है एस्केलमेंथिस टू कोडेटा। अगर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें एस्केलमेंथिस से कोडेटा इसका एग्जांपल आ जाएगा, जो एस्केलमेंथिस से कोडेटा तक सब ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ जाएंगे। तो आपने देखा कि जो सेलुलर है जिसमें, हाँ, और एक बात कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर इसमें पाया जाता है। इसमें मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, इसमें मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे ही आप सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पे आते हैं तो हम फाइलम के जो सबसे अपर मोस्ट, जो सबसे ओल्ड फाइलम है पोरीफेरा से धीरे धीरे नीचे की ओर हम आते चले जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम तक जब हम आते हैं तो कोडेटा में हम पहुंच जाते हैं। मतलब हम लोग जिस फाइलम में उसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम आगे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।
जनरली जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें जो माउथ भी प्रेजेंट होते हैं और एनस भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें माउथ भी प्रेजेंट होते हैं और एनस भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो इनका फूड लेने की अलग ओपनिंग होती है और फूड जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको निकालने की अलग ओपनिंग होती है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम अपने बॉडी को एक सिलेंड्रिकल बनाएं, अगर हम इस तरह से एक बॉडी बनाएं, ठीक है, तो फूड यहां से आ रहा है, ठीक है, फूड यहां से आ रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, और जो इजेशन का दोनों का इंजेक्शन और इजेशन का अलग अलग रास्ता है, ठीक है। मतलब ये मौत और ये एनस, ठीक है, एनस। तो जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मौत और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें मौत और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, उसी से खाना अंदर लिया जाता है, उसी से जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसे बाहर में निकाला जाता है। तो ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट, ठीक है, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट। मतलब अगर हम, ठीक है, तो यहां से खाना आ भी रहा है और यहां से निकल भी रहा है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड बाहर भी जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, इसमें अब सवाल उठती है कि पहले एनस आया या फिर पहले मौत आया। तो इसको समझने से पहले हम दो टर्म को समझते हैं, प्रोटोस्टोमस और डिट्रोस्टोमस, ठीक है। अगर हम प्रोटोस्टोमस की बात करें तो पहले, मतलब प्रोटो माने पहले, पहले क्या है इसमें, अगर हम प्रोटोस्टोमस की बात करें तो इसमें पहले मौत आया फिर एनस आया, ठीक है, मौत फर्स्ट, उसके बाद एनस सेकंड, ठीक है, मौत फर्स्ट, एनस सेकंड, मौत फर्स्ट आया और एनस सेकंड आया, ठीक है। अगर हम डिट्रोस्टोमस की बात करें तो इसमें एनस सेकंड आया, सॉरी, इसमें एनस फर्स्ट आया और इसमें जो मौत है सेकंड आया, ठीक है। मतलब जो प्रोटोस्टोमस में पहले मौत बना फिर एनस बना, और डिट्रोस्टोमस में पहले एनस बना फिर मौत बना, ठीक है। अगर हम प्रोटोस्टोमस की एग्जांपल्स देखें तो इसमें आ जाता है एस्कलमेंथिस, इसमें एस्कलमेंथिस आ जाता है, इसमें ऑर्थोपोडा आ जाता है, इसमें ऑर्थोपोडा आ जाता है, इसमें एनेलिडा आ जाता है, और इसमें मोलस्का भी आ जाता है, इसमें मोलस्का आ जाता है। मतलब प्रोटोस्टोमस में कौन कौन आ जाते हैं, एस्कलमेंथिस, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा और मोलस्का, ठीक है। एस्कलमेंथिस से मोलस्का तक इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम डिट्रोस्टोमस की बात करें तो इसका जो एग्जांपल है सॉरी, इकाइनोडर्मेटा, और कोडेटा, ठीक है। तो इसका ये एग्जांपल है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पे आ जाएगा, यहीं पे कर देता हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो टू टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। तो टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। पहला ओपन, ठीक है, और दूसरा क्लोज, ठीक है, पहला ओपन और दूसरा क्लोज।
अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें कैपिलरी एब्सेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ओपन में कैपिलरी एब्सेंट होते हैं, ठीक है, कैपिलरी एब्सेंट होते हैं, कैपिलरी एब्सेंट होते हैं। अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ओपन में जब कैपिलरी एब्सेंट होते हैं और क्लोज में जब कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं तो इसमें जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो देखने को नहीं मिलता। किसमें? ओपन में डायस्टोलिक, ओपन में डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर मतलब बीपी रेगुलेट नहीं होता है, बीपी रेगुलेट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें चूंकि इसमें कैपिलरी है तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो बीपी रेगुलेट होता है, ठीक है, बीपी रेगुलेट होता है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम बीपी रेगुलेट होता है, ठीक है, ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें ये दोनों को, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो एग्जांपल है वो ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल ऑर्थोपोडा है। और अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल देखें तो एनिलिडा है। अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो एनिलिडा है, ठीक है। तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ओपन और क्लोज, ठीक है। ओपन में कैपिलरी एब्सेंट होता है और अति क्लोज में कैपिलरी प्रेजेंट होता है। और हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें चूंकि कैपिलरी प्रेजेंट होता है तो जो ब्लड है वो डायरेक्ट टिश्यू के साथ या सेल के साथ उनकी कनेक्शन नहीं होती है, वो ऑफकोर्स वो ब्लड कैपिलरी के थ्रू उसके पास पहुंचते हैं। अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन में जो उसका जो सेल है, टिश्यू है, उसकी डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड के साथ होता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। तो कैपिलरी एक में एब्सेंट होता है, एक कैपिलरी प्रेजेंट होता है, एक में बीपी रेगुलेट नहीं होता है, एक में बीपी रेगुलेट होता है। ऑफ कोर्स इसमें कैपिलरी प्रेजेंट हुआ तो बीपी रेगुलेट भी होगा, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। इसका एग्जांपल देखें तो ऑर्थोपोडा है, और अगर क्लोज का एग्जांपल देखें तो एनिलिडा है। तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आगे आते हैं, अब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इसके एग्जांपल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो अगर कोई भी इमेजिनरी लाइन अगर किसी बॉडी के बीचों बीच से गुजारा जाता है तो वो कितने पार्ट में इक्वल डिवाइड होता है, उसी को सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे अब मेरा एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी, या फिर हम देखते हैं कि ये मार्कर है, तो मार्कर के अब आप एक इमेजिनरी लाइन गुजारो मार्कर के ऊपर से नीचे, क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया? ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर। अगर कैप हटा दें तो एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कैप रहेगा तो ये एरिया इधर चला जाएगा, तो कैप आए तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो वही सिमेट्री वही कहता है कि अगर कोई बॉडी के बीचों बीच से अगर आप कोई इमेजिनरी लाइन गुजारते हो तो वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उसी को सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें, ठीक है, तो इसमें अगर कोई बॉडी से अगर प्लेन को गुजारा जा रहा है तो टू इक्वल सिमेट्री हमें नहीं मिलते, मतलब टू इक्वल हाफ हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल में टू इक्वल हाफ नहीं मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक फोटो बनाता हूं आपका, ठीक है, जो इसका एग्जांपल स्पॉन्ज आते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल स्पॉन्ज आते हैं, ठीक। अगर हम स्पॉन्ज को ऐसे काटो आपको लग रहा है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है? नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि when any plane passing through central axis, बीचों बीच से सेंट्रल एक्सिस, नेवर, इसमें दो इक्वल मिल रहा? नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा, तो नेवर गेट टू इक्वल पार्ट, ठीक है। मतलब जब हम गुजारेंगे तो इस कंडीशन में कभी भी दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। अगर इसका एग्जांपल्स देखें तो स्पॉन्ज, आपने स्पॉन्ज को देखा,
उसकी शेप अलग अलग टाइप की रहती है, मतलब तो एग्जाम्पल है पोरीफेरा, बताओ स्पॉन्ज, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में की, ठीक है, एक फिर से फोटो बनाते हैं, एक बॉडी बनाए, ठीक है, एक बॉडी बनाए। अब इसके सेंट्रल एक्सिस से आप कितने भी प्लेन पास करो, कितने भी इमेजिनरी लाइन पास करो, ठीक है, तो 1 2 3 4, क्या सभी इक्वल में डिवाइड हो रहे? तो आप बोलोगे हाँ सर हो तो रहे, मतलब इसमें 2 इक्वल पार्ट हमें मिल रहे हैं, 2 या मोर देन 2 इक्वल पार्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेम लिखेंगे, ठीक है, कि व्हेन एनी प्लेन passing central axis get 2 equal half, 2 equal half, ठीक है, 2 equal half, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और उसके बाद हाँ सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री ये कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी के बीचों बीच से, अगर आप किसी भी बॉडी के बीचों बीच से अगर आप किसी प्लेन को गुजारते हो, बॉडी के बीचों बीच से अगर कोई इमेजिनरी लाइन अगर खींचते हो, तो एक प्लेन जो रहेगा वो हाफ मिल जाएगा लेकिन बाकी नहीं मिल पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, ठीक है, अगर मैं बीच से अपने आप को काटता हूं तो 2 हाफ मिल गया, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इधर से 2 काटते हैं तो 2 हाफ नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ रहे? हम एक प्लेन से तो हमें 2 हाफ मिल रहा है, एक एक्सिस से तो हमें 2 हाफ मिल रहा है, लेकिन अदर एक्सिस से 2 हाफ नहीं मिल रहा है, ठीक है। When any plane passing through the center by one plane get, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो प्लेटीहेलमिन्थेस, से कोडेटा तक, प्लेटीहेलमिन्थेस से कोडेटा तक, ठीक है। अब बेटा यहां पे एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है, जो यहां पे एडल्ट एकाइनोडर्म, ठीक है, मैं यहां पे लिख दिया एडल्ट एकाइनोडर्म, किसके रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल में लिख दिया एडल्ट एकाइनोडर्म, ठीक है, एडल्ट एकाइनोडर्म। फिर आप कहोगे सर आपने ये क्या कर दिया, एकाइनोडर्म तो इसका एग्जांपल है ना, प्लेटीहेलमिन्थेस से कोडेटा के बीच में है, तो एकाइनोडर्म तो इसके बीच में, आपने यहां पे क्यों लिख दिया? तो बेटा यही एक्सेप्शन है, जो एडल्ट एकाइनोडर्म है वो रेडियल सिमेट्रिकल का एग्जांपल है, और जो लार्वल एकाइनोडर्म है, ठीक है, ये सबको आपको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना होगा। लार्वल एकाइनोडर्म है, लार्वल एकाइनोडर्म है, वो किसका एग्जांपल है? जो लार्वल एकाइनोडर्म है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल का एग्जांपल है, और जो एडल्ट एकाइनोडर्म है वो किसका एग्जांपल है? वो रेडियल सिमेट्रिकल का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये इसमें एक एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे आते हैं और जर्म लेयर की बात करते हैं। तो जर्म लेयर क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। बेसिकली जो जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के पहले एक जेस्टेशन फेज आता है, ठीक है, वो जेस्टेशन से जर्म लेयर बनते हैं, वो जेस्टेशन से जर्म लेयर बनते हैं, ठीक है। अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, मतलब जिसमें 2 जर्म लेयर पाए जाते हैं उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं,
टू germ layer are present, ठीक है, टू germ layer are present। ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 germ layer are present, ठीक है, 3 germ layers are present, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में जो इमेज है वो मैं बनाया हूं, ठीक है। अगर हम डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर की बात करें तो सबसे जो अपर जो लेयर होता है, जो सबसे अपर लेयर होता है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म। अगर हम सबसे अपर लेयर होता है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। और जो चूंकि हम डिप्लोप्लास्टिक की बात करें, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम डिप्लोप्लास्टिक की बात करते हैं, तो डिप्लोप्लास्टिक में जो अपर जो जर्म लेयर होता है सबसे ऊपर वाला उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और जो सबसे अंदर वाला जो जर्म लेयर होता है उसको हम इंडोडर्म कहते हैं, ठीक है, इंडोडर्म कहते हैं। फिर आप कहोगे सर ये बीच में क्या रेड क्या आपने बनाया, तो बेटा बीच में ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जेली होता है, स्ट्रक्चर नहीं सॉरी, जेली लाइक एक लेयर होता है, ठीक है। तो जिसको मीजोगिलिया कहते हैं, ठीक है, मीजोगिलिया कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मीजोगिलिया एक जर्म लाइक लेयर होता है, सॉरी जेली लाइक लेयर होता है, जेली लाइक लेयर होता है, ठीक है। तो ये जो बीच में जो ये जो जेली लाइक लेयर है उससे हम मीजोगिलिया कहते हैं, ठीक है। अब हम ट्रिप्लोप्लास्टिक में आते हैं, मतलब इसमें 3 लेयर होंगे, इसमें 2 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है। अब इसमें 3 लेयर होंगे, तो पहले तो एक्टोडर्म हो गया, ठीक है, पहले एक्टोडर्म हो गया, दूसरा इंडोडर्म हो गया, सबसे बाहर वाले को एक्टोडर्म कह दिए, सबसे अंदर वाले को इंडोडर्म कहती है, ठीक है। इसमें बीच में एक और लेयर पाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्रिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। बीच में एक और लेयर पाए जाते हैं उसको मीजोडर्म कहते हैं, ठीक है, मीजोडर्म कहते हैं। बीच में एक और लेयर पाए जाते हैं उसको मीजोडर्म कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दोनों का एग्जांपल। डिप्लोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो अगर हम एग्जांपल्स ऑफ डिप्लोप्लास्टिक की बात करें तो निडेरिया और टिलोफोरा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है निडेरिया है और टिनोफोरा, इसका एग्जांपल है किसका, डिप्लोप्लास्टिक का। अब हम ट्रिप्लोप्लास्टिक की एग्जांपल देखें तो प्लैटीहेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोप्लास्टिक में आ जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने सबसे फर्स्ट में लिखा है तो उसको देखो, पेज पीछे करके, प्लैटीहेलमिंथेस से कॉर्डेटा के बीच में जितने भी फाइलम है सब ट्रिप्लोप्लास्टिक में आ जाएंगे। तो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्लैटीहेलमिंथेस टिल क्या, कॉर्डेटा, प्लैटीहेलमिंथेस से कॉर्डेटा तक किसमें, ट्रिप्लोप्लास्टिक में, इसका एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जर्म लेयर 2 टाइप के होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक, ठीक है। अगर हम डिप्लोप्लास्टिक की बात करें तो इसमें 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है। बीच में एक जेली लाइक लेयर होता है जिसको मीजोगिलिया कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल निडेरिया, टिनोफोरा। ट्रिप्लोप्लास्टिक में 3 लेयर होते हैं, एक एक्टो, इंडो, मेजो होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल प्लैटीहेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक इसका एग्जांपल आता है, ठीक है। तो ये हो गया जर्म लेयर। अब हम आगे आते हैं, अगर हम बॉडी प्लेन की बात करें तो इसमें 3 टाइप आते हैं, ब्लाइंड सैक, ट्यूब विद इन ट्यूब, सेल एग्रीगेट, ठीक है। अगर हम ब्लाइंड सैक की बात करें तो इसमें ओनली 1 ओपनिंग प्रेजेंट, ठीक है, ओनली 1 ओपनिंग प्रेजेंट, ओनली 1 ओपनिंग प्रेजेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो ये इनकी जो फूड, मतलब जो इनकी जो फूड के लेने की भी वही रास्ता है और जो अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर निकालने का भी वही सेम ही रास्ता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल की बात करें, इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सेलेंट्रेटा, अगर हम इसका एग्जांपल्स की बात करें तो सेलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिंथेस,
इसका ब्लाइंड सेक का अगर एग्जांपल की बात करें तो सिलिंड्रेटा प्लेटीहेलमिंथस ब्लाइंड सेक मींस ओनली वन ओपनिंग आर प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करें तो इसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होता है, 2 ओपनिंग आर प्रेजेंट, वन माउथ और दूसरा एनस, माउथ और एनस, ठीक है। माउथ और एनस मतलब इनकी फूड जाने की अलग रास्ता है और अनडाइजेस्टिव फूड आने की अलग रास्ता है, ठीक है। ठीक है, फूड आ रहा है एक ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब से बाहर जा रहा है, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कि जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब विद इन ट्यूब है। आपका होगा कैसे, हमारी जो एक स्किन है उसको एक कवर करके रखिए पूरी बॉडी को, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये जिसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होता है, एक माउथ है दूसरा एनस। अगर इसका एग्जांपल्स देखें, तो एस्कलमेंथिस से लेकर एस्कलमेंथिस टिल कोडेटा, एस्कलमेंथिस टिल कोडेटा, ठीक है। एस्कलमेंथिस से कोडेटा तक आता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें सिलिंड्रेटा और प्लेटीहेलमिंथस लिख दिया, इसमें एस्कलमेंथिस से पूरा कोडेटा तक लिख दिया, पोरीफेरा का क्या होगा? तो बेटा अब इसलिए मैंने एक अलग से उसका ग्रुप बनाया है कि चूंकि पोरीफेरा में सेल एग्रीगेट होता है, ठीक है। जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो सेलुलर में उसका एग्जांपल क्या था, पोरीफेरा था। तो चूंकि इसमें सेल एग्रीगेट होता है, मतलब सेल्स आर aggregate and perform various activities। मतलब इसमें यह है कि बेटा इसमें सेल एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। आपको सेलुलर लेवल में हम लोगों ने देखा था, लेकिन अगर कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करना रहता है तो सब सेल एक साथ मिलकर वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, या फिर इसमें बटा हुआ रहता है कि ये सेल आप ये काम करोगे, ये सेल आप वो काम करोगे, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पोरीफेरा, ठीक है। इसका एग्जांपल्स की बात करें तो पोरीफेरा। तो ये हो गया बॉडी प्लान। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिलोम, ठीक है। अब सिलोम क्या है? सिलोम का मतलब होता है कैविटी, सिलोम का मतलब होता है कैविटी, तो खाली जगह, ठीक है। लेकिन अब यहां पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने जा रहा हूं, कवर्ड बाय मेसोडर्मल लेयर ऑफ ऑल साइड। देखो सबसे पहले कि ऐसा एनिमल जिसमें सिलोम पाया जाता है, कैविटी पाए जाते हैं, उसे हम सिलोमेट एनिमल कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन अब वो कैविटी पाने की भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या? कैविटी तो बहुत होते हैं, लेकिन वो कैविटी जो मेसोडर्मल लेयर ऑफ ऑल साइड, अगर वो कैविटी, अगर कोई ये कैविटी है, ये कैविटी है, तो जो ये लेयर बना है ये मेसोडर्मल लेयर का होना चाहिए। अगर ये है वो सिलोमेट एनिमल माना जाएगा, ठीक है। चल, तो अगर हम सिलोम की बात करें तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, यूसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और एसिलोमेट, ठीक है। एसिलोमेट, ठीक है। अगर हम एसिलोमेट की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये आउटर लेयर कौन सा है? इक्टोडर्म। जो अंदर का लेयर कौन सा है? इंडोडर्म। इंडो मीन्स अंदर। और जो अब यहाँ पे जो बीच में कौन सी लेयर होती है? मेसोडर्म होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जो इक्टोडर्म है और जो इंडोडर्म है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये क्या देखा था? मेसोडर्मल लेयर होनी चाहिए ऑल साइड में, ठीक है। लेकिन इसमें मेसोडर्म का लेयर नहीं है, मेसोडर्म भरा हुआ है, ठीक है। खाली
खाली जगह में मेसोडर्म भरी हुई है। खाली जगह में ये जो है ना, खाली जगह में ये है कि मेसोडर्म यहाँ पे भरी हुई है। तो भरी हुई है तो यहाँ पे तो कोई खाली जगह तो बचा नहीं, पूरे में ये मेसोडर्म भरी हुई है, तो खाली जगह तो है नहीं। तो खाली जगह नहीं है मतलब नो कैविटी प्रेजेंट, मतलब एस्लोमट में नो कैविटी प्रेजेंट, मतलब एसिलोमट में ए माने एब्सेंट, मतलब सिलोम एब्सेंट होते हैं, कैविटी एब्सेंट होते हैं। तो इसमें एसिलोमट में कैविटी नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि मेसोडर्म से वो जो बीच की जो खाली स्पेस है वो मेसोडर्म से भरी होती है, मेसोडर्म से भरी होती है, इसलिए इसमें कैविटी नहीं पाया जाता, उसको एसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, एसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, अगर इसका हम एग्जांपल्स देखें, तो मेंथिस इसका एग्जांपल होगा। प्लेटीहेलमिन्थस इसका एग्जांपल होगा। बेटा अगर हम सीडोसिलोमेट की बात करें, वहां पे जगह की कमी थी इसलिए मैं यहाँ पे बना दिया हूं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि जो सीडोसिलोमेट है, ठीक है, सीडो मीन्स फॉल्स, सिलोमेट मीन्स मतलब सिलोम मीन्स कैविटी। यहाँ पे आपको कैविटी दिख रही है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर दिख तो रही है, ये कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी है, कैविटी तो हमें दिख रही है। आगे इसको लेबलिंग कर देते हैं। ये सबसे ऊपर में क्या है? इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, चल तो आप कहोगे हाँ सर कैविटी तो दिख रही है, 1 2 3 4 ये सब तो दिख रही है कैविटी। तो बेटा अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि हम ट्रू सिलोमेट उसको कहेंगे कि कैविटी तो प्रेजेंट होगी, कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन कैविटी के चारों तरफ मेसोडर्म का लेयर होनी चाहिए। अगर चारों तरफ कैविटी के चारों तरफ मेसोडर्म का लेयर है तो वो ट्रू सिलोमेट में कहलाता है। इसमें क्या मेसोडर्म का चारों तरफ लेयर है? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि बेटा यहां पे मेसोडर्म प्रेजेंट इन पॉच फॉर्म। ठीक है, मतलब मेसोडर्म यहाँ पे पॉच के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये देखो ये सारे पॉचेस हैं, ये सारे पॉचेस हैं। अब देखो आप कहोगे कि सर और अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए कैसे। तो देखो बेटा ये कैविटी है, ठीक है, चलो मान लिया कि ये मेसोडर्म का लेयर है, इधर से मान लिया, लेकिन ये कौन सा लेयर है बेटा? ये तो इक्टोडर्म का लेयर है। और ये कौन सा लेयर है बेटा? ये तो एंडोडर्म का लेयर है। तो क्या जो ट्रू सिलोमेट होने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन था वो फुलफिल हो रहा है? आप कहोगे सर नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर एक्टोडर्म का लेयर आ जाता है, इधर एंडोडर्म का लेयर आ जाता है। तो इसमें देखिएगा कैविटी प्रेजेंट बट क्या? नॉट मेसोडर्मल लेयर, but not mesodermal layer in all side। अब कहोगे हाँ सर ये समझ में आया, मतलब कैविटी तो सर प्रेजेंट है, लेकिन जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन बताया था मेसोडर्मल लेयर चारों तरफ होनी चाहिए वो नहीं। ठीक है, चलो तो आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बेटा इसका एग्जाम्पल है, इस सब का एग्जाम्पल सब बहुत ध्यान से लिखना, ठीक है, और उसको उस पे स्टार बना देना। ठीक, इसका एग्जाम्पल है बेटा एस्कलमेंथिस। इसका एग्जाम्पल है बेटा एस्कलमेंथिस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बेटा एस्कलमेंथिस। ठीक है, तो ये हो गया सीडोसिलोमेट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट यूसिलोमेट की अगर बात करें तो यू मीन्स ट्रू, मतलब इसमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। और जो अभी हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन बात किया था
कि ट्रू कैविटी प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन वो मेसोडर्मल जो लेयर है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होनी चाहिए, मेसोडर्मल लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या हो गया, एक्टोडर्म, ये क्या हो गया, इंडोडर्म, इंडोडर्म, ये क्या हो गया, मेसोडर्म। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, देखो ये खाली जगह है, ठीक है, ये खाली जगह है, मैं ये अधूरा है, मैं इसको पूरा कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब ये देखो ये खाली जगह है, ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह है। ठीक है, तो कैविटी तो प्रेजेंट है। अब हमें ये देखना कि क्या ये मेसोडर्मल लेयर्स इसके चारों तरफ है, तो इधर भी मेसोडर्मल लेयर है, इधर भी मेसोडर्मल लेयर है, इधर भी मेसोडर्मल लेयर है और इधर भी मेसोडर्मल लेयर है। मतलब इसको हम ट्रू कैविटी प्रेजेंट कहेंगे, मतलब ये सिलोमेट या यू सिलोमेट इसको हम कहेंगे। ठीक है, मतलब ट्रू सिलोमेट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो ये है मेसोडर्मल लेयर जो बीच में है वो मेसोडर्म का वो है। ठीक है, तो इसमें है कि ट्रू कैविटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूसिलोमेट को के दो टाइप होते हैं, सेजिस्लोम और दूसरा इंट्रोसिलोम। ठीक है, अगर हम सेजिस्लोम की बात करें तो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, यहाँ पे मेसोडर्म की स्प्लिटिंग आ रहा है। अगर इसका हम एग्जांपल देखें, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एक इसमें सीरोसिलोम में, सीरोसिलोम में यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म हो रहा है। ठीक है, अगर हम इंट्रोसिलोम की बात करें तो गट पॉच, गट पॉच क्या बेटा ये है। ठीक है, इसमें, ठीक है, इसको हम गट पॉच कहते हैं, गट कहते हैं। ठीक है, गट पॉच। ठीक है, जो इंट्रोसिलोम, अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा, हेमिकोडेटा। ठीक है, हेमिकोडेटा। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं सेगमेंटेशन। हाँ, यहां पे हो जानी चाहिए। ठीक है, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन। तो बेटा अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें, मतलब कि बॉडी जो है वो सेगमेंट में डिवाइड है। ठीक है, बॉडी है जो सेगमेंट में डिवाइड है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रू सेगमेंटेशन और सूडो सेगमेंटेशन। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन और सूडो सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन की बात करें तो एक्सटर्नल डिमार्केशन शुड कॉरस्पॉन्ड टू इंटरनल डेनरेशन। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, मतलब बेसिकली कहना चाह रहा है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो इसमें जो सेगमेंटेशन हो रही है, एटलीस्ट वो एक दो ऑर्गन को रिपीट करे। ठीक है, जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो ऑर्गन की सेगमेंटेशन हो रही है, ठीक है, एटलीस्ट रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन को तो रिपीटेशन वो करें। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है एनिलिडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा, कोडेटा। ठीक है, कोडेटा। ठीक है, सूडो सेगमेंटेशन में यह है कि जो बॉडी की जो सेगमेंट हो रही है, ठीक है, जो ऑर्गन की जो सेगमेंट हो रही है वो कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, वो एटलीस्ट एक दो बार रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, उसको हम सूडो सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन है। अब हम आगे आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लास्ट टॉपिक पे, नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या है उसको समझते हैं। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली, ठीक है, मतलब जो नोटोकॉर्ड का जो ऑरिजिन है वो मेसोडर्मिल है, ऑरिजिन अति मेसोडर्मल। ठीक है, मेसोडर्मल ऑरिजिन है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली
derived road like structure, ठीक है, formed on the dorsal side during embryonic development in some animal, ठीक है। आपने कभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली फोटोज देखी है? जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखोगे तो इस टाइप का वो रहेगा, ठीक है, इस टाइप का वो एम्ब्रियोनिक वो रहेगा। एक्चुअली यही है जो नोटोकॉर्ड है, यही है जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, यही है जो नोटोकॉर्ड है, यही है जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये मेजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डोर्सल साइड पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के डोर्सल साइड पे पाया जाता है, ठीक है। चलो अब यहां पे ये है कि एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कोडेट। जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है उसको हम कोडेट कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको हम नॉन कोडेट कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है उसको हम कोडेट कहेंगे, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता उसको हम नॉन कोडेट कहेंगे, ठीक है। अगर हम कोडेट की बात करें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम नॉन कोडेट की बात करें तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट, अब एक हेमिकॉर्डेट किसे कहते हैं? अस्टोमा कॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। मतलब इसमें नोटोकॉर्ड के जगह पे अस्टोमा कॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें अस्टोमा कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें अस्टोमा कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम नॉन कॉर्डेट का एग्जांपल लिखते हैं, बाकी जो बच जाएगा उसको आप नोटोकॉर्ड में मतलब कॉर्डेट में डाल देना, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट का एग्जांपल है पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म, पोरीफेरा से इकाइनोडर्म तक ये नॉन कॉर्डेट का एग्जांपल है, बाकी जो बच गया वो कॉर्डेट में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया नोटोकॉर्ड और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लास्ट पॉइंट। अब हम आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो बेटा हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो हम लोगों ने देखा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला क्या था, सेलुलर। तो जो सेलुलर लेवल पे कौन सी फाइलम आती है उसको पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि सेलुलर लेवल पे सिर्फ एक ही फाइलम आती है, कौन? पोरीफेरा, ठीक है, कौन? पोरीफेरा, ठीक है। तो जितने भी स्पॉन्जेस हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और पोरीफेरा को पोर बेयरिंग भी कहा जाता है, ठीक है, पोरीफेरा को पोर बेयरिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें तो जनरल कैरेक्टर में ये पाया कहां जाता है, ठीक है बेटा? तो बेटा जी ये एक्यूटिक में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, मोस्टली ये मेराइन होता है, ठीक है, मोस्टली मेराइन होता है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, कौन सा? जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। वो कहां पाया जाता है? वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स सेलुलर लेवल का एक ही एग्जांपल है पोरीफेरा, तो क्या होगा? सेलुलर लेवल, ठीक है, सेलुलर लेवल। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इसमें सिमेट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी, कि चूंकि ये स्पॉन्ज है, चूंकि ये सेलुलर लेवल पे, तो इसका आकार, तो इसका जो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो शेप है वो तो बदलते रहता है, ठीक है। तो इसका जो सिमेट्री में क्या होगा? एसिमेट्री, ठीक है, ये इसमें एसिमेट्री, ठीक है। अब हम आगे आते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट होता है या फिर एब्सेंट होता है? आपको एब्सेंट होगा, ऑफ कोर्स एब्सेंट होगा। अगर हम बॉडी प्लेन की बात करें, बॉडी प्लेन भी एब्सेंट होगा, ठीक है।
अगर हम सिलोम अगर सिलोम कैविटी की बात करें तो इसमें कैविटी प्रेजेंट होता है कि नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये कैसा होता है? नहीं प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? एसिलोमेट। ठीक है, तो ये क्या है? एसिलोमेट। ये कैसा है? एसिलोमेट है। ठीक है बेटे, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, पोरीफेरा में जो सेक्सेस है वो सेपरेट नहीं होते हैं, एकदम ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर। कुछ टिपिकल कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। तो टिपिकल कैरेक्टर में जानने से पहले आगे हमको एक पोरीफेरा को बॉडी बनाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं एक बॉडी बना रहा हूं पोरीफेरा का। ठीक है, पोरीफेरा का एक बॉडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, पोरीफेरा का बॉडी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं पोरीफेरा का एक बॉडी बना रहा हूं। ठीक, पोरीफेरा का बॉडी बना रहा हूं। ठीक है, पोरीफेरा का बॉडी बना रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया पोरीफेरा का बॉडी। तो ये क्या हो गया? बॉडी ऑफ पोरीफेरा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि पोर बियरर होता है, मतलब इसमें पोर बियरर का मतलब ये पोर है, ये ओपनिंग है, ये सारा पोर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? अब हम साथ में लेबलिंग भी करते जाते। ये जो पोर है इसको क्या नाम है? इसका नाम है ओस्टिया। ठीक है, इसमें जनरली दो टाइप के पोर होते हैं। एक तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एक ये बड़े पोर्स होते हैं। ठीक है, ये बड़े पोर्स को क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। OSCULUM। जो बड़े पोर्स होते हैं उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, और जो छोटे पोर्स होते हैं उसको हम ओस्टिया कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे पोर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो ये है, ठीक है, इसको हम आप ये कह सकते हैं कि इसको हम वाटर कैनाल कहते हैं। वाटर कैनाल कहते हैं। ठीक है, वाटर कैनाल कहते हैं, वाटर कैनाल कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं मैं वो आपको बतलाऊंगा। इसको वाटर कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये जो कैविटी है इसको क्या कहते हैं? ये जो कैविटी इसको क्या कहते हैं? स्पोंजोस्यूल कहते हैं। ठीक है, ये कैविटी को स्पोंजोस्यूल कहते हैं। ठीक है, जो ये लेयर है, आउटर लेयर है, उसको हम पियानोसाइट कहते हैं। जो आउटर लेयर है उसको हम पियानोसाइट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेटा जी, इसके अंदर बेटा जी फ्लैजिलेटेड सेल पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल पाए जाते हैं। ठीक है, उस फ्लैजिलेटेड सेल को क्या कहते हैं बेटा जी? उस फ्लैजिलेटेड सेल को कॉनोसाइट कहते हैं। ठीक है, कॉनोसाइट कहते हैं, कॉनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, कॉनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्लैजिलेटेड जो सेल पाए जाते हैं उसको कॉनोसाइट्स कहते हैं, कॉनोसाइट्स कहते हैं। चल, अब हम बात करते हैं जो ऑस्टिया है, जो ये जो छोटा सा जो ओपनिंग है, ठीक है, जो पोर है, इसका काम क्या? इसके थ्रू ही वाटर अंदर जाता है, मतलब इसके थ्रू ही वाटर अंदर जाता है, इसके थ्रू ही वाटर अंदर जाता है। ठीक है, स्पोंजोस्यूल ये कैविटी है। ठीक है, कैविटी है, ठीक, कैविटी है। ठीक है, ऑस्कुलम है ये आप ये कह सकते हैं कि ये बिग ओपनिंग है, बिग ओपनिंग है। ठीक है, कॉनोसाइट का क्या काम है बेटा? जो कॉनोसाइट है उसका काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाना। ठीक है, तो इसका जो काम है मैं यहां पे लिख देता हूं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है, तो चलो ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराना। ठीक है, अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जहां से जो क्वेश्चन पूछता है नीट में। ठीक है, तो बेटा यहां से जो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, तो बेटा जी वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या है? तो सबसे पहले बेटा जो वाटर कैनाल सिस्टम, उसका काम है फूड को कलेक्ट करना, बेटा जी फूड को कलेक्ट करना काम है। ठीक है, फूड को कलेक्ट करना। दूसरा काम है क्या बेटा जी?
जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। तीसरा काम क्या है बेटा जी, तीसरा काम है इसका रिप्रोडक्शन करवाना, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। क्या बेटा जी, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। चौथा काम क्या है बेटा जी, जो O2 को मतलब O2 को एक्सचेंज करना, मतलब कि O2 को बाहर से वो अंदर लाता है, तो ब्रिंग O2, ठीक, ब्रिंग O2, ठीक है, ब्रिंग O2। तो बेटा जी ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है किसमें, पोरीफेरा में, ठीक है, जो पोरीफेरा में जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये इसका ये कुछ काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टिपिकल कैरेक्टर में बस हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, किसमें, पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। उसका काम क्या है, फूड को कलेक्ट करना, बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना, O2 को अपने अंदर खींचना, ठीक है, ठीक। कॉर्नोसाइट्स क्या होता है बेटा, बेटा जी जो कॉर्नोसाइट्स है ये एक फ्लैजिलेटेड सेल है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल है, फ्लैजिलेटेड सेल है, ठीक है बेटा जी, एक फ्लैजिलेटेड सेल है जिसका काम क्या है, जिसका काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करना, इसका काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो बेटा जी ये कुछ इसका टिपिकल कैरेक्टर था। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे, ठीक है, अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। बेटा जी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, बेटा जी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन बनता है, ठीक है। इसमें बेटा जी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है। सेक्सुअल तो गैमेट से बनता है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। बेटा जी अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बडिंग, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बडिंग और होता है, बडिंग और रीजनरेशन होता है, ठीक है। बेटा अगर हम बडिंग की बात करें तो इसमें इंटरनल बडिंग होता है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हम बडिंग की बात करें बेटा जी, अगर हम बडिंग की बात करें तो इसमें इंटरनल बडिंग इसमें इंटरनल बडिंग देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें इंटरनल बडिंग देखने को मिलता है, ठीक है बेटे। तो आप कहोगे सर इंटरनल बडिंग बनता किसमें, तो स्पोंजिलिया में इंटरनल बडिंग बनता है, ठीक है, किसमें बेटा जी, स्पोंजिलिया, ठीक है, स्पोंजिलिया स्पोंजिला में इंटरनल बडिंग बनता है, ठीक है, इंटरनल बडिंग बनता है, ठीक। तो बेटा जी ये हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं डेवलपमेंटल फेज में आते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुके हैं कि इसमें लार्वल स्टेज बनते दिखते हैं, मतलब इसमें लार्वल स्टेज इंक्लूड होते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, मतलब लार्वल स्टेज बनते हैं। तो लार्वल स्टेज बनते हैं, ठीक है, किसमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज बनते हैं। कौन कौन सा, एम्फी ब्लास्टुला लार्वा, और सेकेंड पैरेन्काइमुला लार्वा, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अगर हम इसका पोरीफेरा का एग्जाम्पल देखें, ठीक है, एग्जाम्पल्स हमेशा आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से जो 4th चैप्टर है इससे आपको पता है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है स्पोंजिला, ठीक है, स्पोंजिला। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है साइकन,
ट्राइकोन, ठीक है। थर्ड इसका एग्जांपल है यू स्पोंजिया, यू स्पोंजिया। अच्छा, यू स्पोंजिया को एक और कौन सी नाम से जानते हैं? बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। यू स्पोंजिया को हम बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये पोरीफेरा यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम आगे आते हैं निडेरिया। तो बेटा नेक्स्ट फाइलम आते हैं सिलेंट्रेटा। इसको एक और कौन सी नाम से जानते हैं? निडेरिया। इसको निडेरिया के भी नाम से जानते हैं। ये पाया कहाँ जाता है बेटा? ये एक्वेटिक में पाया जाता है, ठीक है। एक्वेटिक मींस मेराइन और फ्रेश दोनों वाटर में पाया जाता है, मतलब मेराइन और फ्रेश दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम फ्रेश की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जाना हुआ एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? पोरीफेरा देखा था। वो कौन सी लेवल थी? सेलुलर लेवल। सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो सेलुलर लेवल है। उसके बाद सेलुलर के बाद कौन सी आती है? टिश्यू। तो ये किस में आ जाएगा? इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो टिश्यू लेवल का होगा। टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल, ठीक है। अगर हम सिमेट्रिकल की बात करें तो रेडियल। अगर सिमेट्रिकल की बात करें, जब हम आप पीछे पेज पलट कर देखो, रेडियल सिमेट्री में मैंने सिलेंट्रेटा का एग्जांपल दिखाया था, ठीक है। तो इसका जो सिमेट्री है वो रेडियल होगी। जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर पीछे जाकर देखो तो जर्म लेयर इसका कौन सी होती है? डिप्लो या ट्राइप्लो? तो डिप्लो होगी, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अभी आप जो भी पढ़ रहे हो ना, बार बार पीछे पेज पलट कर देखते रहो तो आपको तुरंत रिकॉल होते रहेगा, तुरंत याद होते रहेगा, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अगर हम बॉडी प्लेन की बात करें तो बॉडी प्लेन में देखो ये किस में एग्जांपल आता था? ये ब्लैंड सेक का एग्जांपल था। तो ब्लैंड सैक, ठीक है। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें नर्व नेट प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बेटा, एकदम इसको हाईलाइट करके लिख लेना कि नर्व नेट किसमें प्रेजेंट होता है? नर्व नेट किसमें प्रेजेंट होता है? निडेरिया में या फिर सिलेंट्रेटा में नर्व नेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नर्व नेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसकी टिपिकल कैरेक्टर की बात करें, तो अब हम इसका टिपिकल कैरेक्टर देखते हैं बेटा। तो टिपिकल कैरेक्टर में सबसे पहले ये निडोब्लास्ट शो करता है, ठीक है। निडोब्लास्ट क्या है? निडोब्लास्ट शो करता है, ठीक। निडोब्लास्ट क्या है बेटा? इसमें एक स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं। स्टिंगिंग सेल का काम क्या है कि स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं, ठीक है। स्टिंगिंग सेल का क्या काम है कि इसको इसको खुद को बचाने में मदद करता है, ठीक है। इसमें स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं और जो स्टिंगिंग सेल में एक स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है। स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है निमेटोसिस्ट। स्टिंगिंग कैप्सूल पाया जाता है जिसका नाम है बेटा जी, जिसका नाम है निमेटोसिस्ट, ठीक है। जिसका नाम है निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट का काम क्या है? निमेटोसिस्ट का काम है बेटा जी डिफेंस करना, ठीक है। एनकरेज करना और कैप्चरिंग ऑफ फूड को कैप्चर करना। कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है। कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है। जो निमेटोसिस्ट है उसका काम है डिफेंस करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, एनकरेज करना, मतलब चिपकने में मदद करना। कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी इसको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया निडोब्लास्ट, ठीक है। निडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल होता है, ठीक है। स्टिंगिंग सेल होता है जो जनरली डिफेंस में मदद करता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। इसमें इसका एक और टिपिकल कैरेक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। ये
पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, आपको कहेंगे सर कैसे शो करता है? हाँ बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, हाँ तो पॉलीमॉर्फिज्म को अगर और समझना चाहिए तो एक और वर्ड से हम समझते हैं, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस शो करता है। ठीक है, मेटाजेनेसिस शो करता है। आप कहोगे सर मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बेटा मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अगर हम मेटाजेनेसिस की बात करें या पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, इसको दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटा गया, इसको दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, पहला पोलिप, पोलिप और दूसरा मेडुसा। पोलिप और मेडुसा। ठीक है बेटा, अगर हम पोलिप की बात करें, अगर हम पोलिप की बात करें, ठीक है, तो पोलिप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ये सिलेंड्रिकल होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और ये सेसाइल होता है, ये सेसाइल होता है, ये सेसाइल होता है। ठीक है, ये सेसाइल होता है। तो पोलिप सिलेंड्रिकल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, ये सेसाइल होता है। ठीक है, अगर इसका हम एग्जांपल देंगे, पोलिप का एग्जांपल देंगे तो हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा। ठीक है बेटा जी, तो जो पोलिप का जो एग्जांपल है वो क्या है? हाइड्रा है। जो पोलिप का जो एग्जांपल है वो क्या है? हाइड्रा है, हाइड्रा। ठीक है, चल हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, सेसाइल होता है। ठीक है, और सेसाइल होता है। ठीक है, अगर हम मेडुसा की बात करें बेटा जी, अगर हम मेडुसा की बात करें तो ये अम्ब्रेला शेप का होता है, अम्ब्रेला शेप का होता है, अम्ब्रेला शेप का होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, और तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा फिल्मों में, जो समंदर में जो एक अम्ब्रेला टाइप की वो जो तैरते रहती है, जेलीफिश जिसको कहते हैं, नीचे उसके फ्लैजला टाइप के लटके होते हैं। ठीक है, और वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो जेलीफिश, जेलीफिश, तो इसका एग्जांपल है बेटा जी जेलीफिश। ठीक है, तो मेडुसा का एग्जांपल है जेलीफिश। ठीक है, तो बेटा जी जो कभी कभी कुछ पोलिप मेडुसा बन जाते हैं, कभी कभी कुछ मेडुसा पोलिप बन जाते हैं, उसको उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा कभी कभी, कभी कभी कुछ पोलिप मेडुसा बन जाते हैं, कुछ पोलिप मेडुसा बन जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि अभी हम लोगों ने बात किया कि कुछ पोलिप मेडुसा बन जाते हैं। ठीक है, तो पोलिप, पोलिप, पोलिप। ठीक है, पोलिप क्या बन गए? मेडुसा, मेडुसा। ठीक है, मेडुसा, पोलिप क्या बन गए? मेडुसा। पोलिप मेडुसा बनते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेडुसा है, मेडुसा वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत। ठीक है, जो मेडुसा होता है, ठीक है, अति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, और फिर सेक्सुअल लार्वा फिर पोलिप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ पोलिप मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ मेडुसा पोलिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका कुछ टिपिकल कैरेक्टर था। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो बेटा अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें बडिंग देखने को मिलता है, और इसमें डेवलपमेंटल स्टेज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लार्वा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ लार्वा भी देखने को मिलता है, बडिंग भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल देखूं इन दोनों का तो हाइड्रा, हाइड्रा। ठीक है, इसका एग्जांपल हाइड्रा, कोरस, मेंडेरिया, मेंडेरिया।
ठीक है। हाँ बेटा, जो अभी मैं इसके पहले डिस्कस कर रहा था कि जो कुछ पोलिप मेडुसा बन जाते हैं, कुछ मेडुसा पोलिप बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो दो एग्जांपल है, इसका दो एग्जांपल, ठीक है, वो देख लो, पाइसेलिया और ओबलिया, ठीक है, पाइसेलिया और ओबलिया, ठीक है, ये उसका दो एग्जांपल है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमारा निडेरिया खत्म हुआ, और मुझे पता है कि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।